60 साल की उम्र, ये वो समय होता है जब हर इंसान का शरीर कमजोर पड़ने लगता है। ये नेचर का एक इनएविटेबल लॉ है। लेकिन इनर की ट्रेलिंग के एब्सोल्यूट पिनिकल तक पहुंचने पर एक चमत्कार होता है, जिसे अर्दन बॉडी का डिवाइन रीबर्थ कहा जाता है। इस स्टेज में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करने के लिए इंसान की बोन्स और मसल्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और एक कमजोर शरीर अपनी प्राइम यूथ में वापस लौट आता है। ये एक ऐसा ग्रेट अचीवमेंट है जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट पाना चाहता है। डिविनिटी सेक्ट ने इस अकम्पलिशमेंट को डिवाइन अवेकनिंग का नाम दिया था, जबकि शेड सेक्ट की स्कूल ऑफ अनहोली आर्ट्स इसे डेमोनिक डिसिप्लिन कहती है। जो इंसान एनलाइटनमेंट की स्टेट तक पहुंच जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी फुसफुसाहट से किसी की जान ले सकता है और अपनी उंगलियों से पहाड़ों को तबाह कर सकता है। पूरे इतिहास में डिविनिटी सेक्ट के 8 लोगों ने डिवाइन अवेकनिंग हासिल की थी, जबकि शेड सेक्ट में सिर्फ 4 लोग ही डेमोनिक डिसिप्लिन तक पहुंच पाए थे। लेकिन इसके ऊपर भी एक गॉडली डोमेन मौजूद है। इसे हासिल करने वाले को अनविदरिंग बॉडी ऑफ 1000 टॉक्सिन मिल जाती है, जिसके बाद कोई भी जहर या बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे वॉरियर्स सिर्फ अपनी ओवरफ्लोइंग की से ही किसी को भी मार सकते हैं। दुनिया उन्हें क्रिम्सन अवेकनिंग या अनमास्क्ड डीमन के नाम से जानती है, और पिछले 1000 सालों में पूरे मुरिन में ऐसा सिर्फ एक ही मास्टर हुआ है। एक बार चाय पीते हुए उस महान मास्टर से किसी ने पूछा था कि उसके लिए स्वॉर्ड की डेफिनेशन क्या है। पूछने वाले को हैरानी थी कि डिवाइन अवेकनिंग तक पहुंचने के बाद भी वो महान इंसान स्वॉर्ड का असली मतलब नहीं जानता था। उसने जवाब दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत मर्डरिंग टूल है, जिसके एजेस शार्प होते हैं और जिसकी यूजुअल लेंथ करीब 84.8 सेंटीमीटर्स होती है। लेकिन सवाल पूछने वाला कुछ और ही जानना चाहता था। मास्टर ने बड़ी शांति से समझाया कि मार्शल आर्ट सिर्फ मार्शल आर्ट है, स्वॉर्ड सिर्फ एक स्वॉर्ड है और मोराल सिर्फ मोराल है। इन सब को आपस में कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अनरीचेबल को रीच करने जैसा एक मैग्निफिसेंट ख्याल था। लेकिन अब वो महान क्रिम्सन अवेकनिंग मास्टर हारने की कगार पर था। खून से लथपथ वो अपनी स्वॉर्ड के सहारे जमीन पर घुटने टेके बैठा था। उसके सामने अनगिनत जियांगशी यानी अनडेड वॉरियर्स की एक पूरी आर्मी खड़ी थी, जिन्हें डार्क एनर्जी से कंट्रोल किया जा रहा था। उन्हें देखकर मास्टर ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या ये जांग इंगुल के रिसर्च किए हुए सोल बाउंड अनडेड हैं। चारों तरफ से घेरे जाने के बावजूद मास्टर के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने जांग इंगुल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अपना दिमाग खो चुका है। ये सच में एक बेवकूफ़ी थी कि वो अनहोली आर्ट्स के सबसे बड़े मास्टर के खिलाफ ग्रेट डीमन रिस्ट्रेंट फील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। मास्टर ने अपनी स्वॉर्ड को हवा में घुमाया और चिल्लाकर कहा कि उसकी की का फाउंडेशन ही अनहोलीनेस है, तो ये फील्ड उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद ही कर रही थी। इसके साथ ही उसने एक मैसिव व्हर्लविंड अटैक अनलीश कर दिया, जिसने पूरी अनडेड आर्मी को हवा में उछालकर तिनके की तरह उड़ा दिया। सबको खत्म करने के बाद मास्टर अपनी स्वॉर्ड लेकर उस नेक्रोमैंसर के पास पहुंचा, जो ये सब कंट्रोल कर रहा था। उस नेक्रोमैंसर ने हार मानते हुए कहा कि अनमास्क्ड डीमन को मारना सच में इम्पॉसिबल है, लेकिन वो उसे गायब जरूर कर सकता है। इतना कहते ही वहां ग्लोइंग रेड आइज वाले भयानक डिमोनिक स्कल्स का एक बहुत बड़ा झुंड प्रकट हो गया। मास्टर ने तेजी से डॉज किया, लेकिन वो एक विशाल पिंकिश रेड ग्लोइंग फॉर्मेशन के बीचों बीच फंस चुका था। चारों तरफ रूनिक बैरियर की दीवारें खड़ी हो गई थीं और बाहर से बची हुई अनडेड आर्मी ने उसे घेर लिया था। तभी उस अंधेरे में छिपे हुए नेक्रोमैंसर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अनहोली रिचुअल ऑफ पनिश्ड सोल नाम का एक बेहद खतरनाक स्पेल कास्ट कर दिया। दोनों की मैसिव एनर्जीज आपस में टकराईं, जिससे पूरा इलाका कांप उठा। अचानक मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक भयानक धमाका हुआ और जमीन से काले टेंड्रिल्स और खून का एक भयानक फव्वारा फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उस धमाके ने मास्टर के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए हों। जब धूल छटी तो वहां एक भयानक सन्नाटा था। एक लाल खून से सने चांद के नीचे हरे कपड़ों में एक आदमी वहां पहुंचा। ये असली जांग इंगुल था। उसने मास्टर की दूर गिरी हुई स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठाया और उस नेक्रोमैंसर को घूरते हुए कहा कि अब उसे समझ आया कि मारने की जगह गायब करने का क्या मतलब था। ये बात सुनकर वो नेक्रोमैंसर बुरी तरह से चौंक गया, जैसे उसे किसी ने बहुत जोर का झटका दे दिया हो।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जांग इंगुल ने पूरी ताकत से वो स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ फेंक दी, जो पलक झपकते ही उस नेक्रोमैंसर की गर्दन के आर पार हो गई। दर्द से तड़पते हुए और खून थूकते हुए उस नेक्रोमैंसर ने जांग इंगुल को धोखेबाज कहा और गालियां दी, लेकिन जांग इंगुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बड़ी बेरहमी से अपने आदमियों को आदेश दिया कि वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार दें। एक भयानक आवाज के साथ वहां बचे हुए सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक घटना के बाद एक भयानक सच सामने आया कि मुरिम की हिस्ट्री का दूसरा लेकिन इकलौता जिंदा अनमास्क्ड डीमन मास्टर अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अब जांग इंगुल बहुत जोर से हंस रहा था। उसने बड़े घमंड के साथ कहा कि अब वो स्कूल ऑफ अनहोली आर्ट्स को अपनी अथॉरिटी के अंदर वापस ले लेगा। उसका असली मकसद पूरे मुरिम पर राज करना था और उसका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट चुका था। पीछे जमीन पर सिर्फ मास्टर के खाली पर्पल रोब्स हवा में उड़ रहे थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था और दुनिया का सबसे ताकतवर मास्टर बिना कोई नामो निशान छोड़े हमेशा के लिए मिट चुका था। जहां एक ड्रैगन जैसा जानवर आसमान में उड़कर जा रहा होता है, तभी अचानक आसमान में से कुछ बिजलियां कड़कती हैं और ऊपर से एक तेज बीम नीचे जमीन पर गिरती है। जहां वो बीम गिरती है, वहां एक जोरदार धमाका होता है। धूल छटने के बाद उस धुएं में से दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो एक आदमी था जिसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे और उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि असल में एक दूसरी दुनिया का कल्टीवेटर है। वो उस अनजान दुनिया में आकर इधर उधर और आसमान की तरफ देखने लगा। वो खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर वो कहाँ आ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सारी आत्माएं, उन्हें कंट्रोल करने वाले इंसान और वो सारे मरे हुए लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। उसे याद आने लगा कि कैसे कुछ कल्टीवेटर्स मिलकर उस पर कोई मंत्र पढ़ रहे थे और फिर वो अचानक से गायब होकर यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। अपने खाली हाथों को देखते हुए उसने उन ब्लड आर्ट करने वाले बास्टर्ड लोगों को गालियां दी और सोचने लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ पहुँच गया। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके कपड़े, उसकी स्वॉर्ड और शॉर्ट स्वॉर्ड सब कहाँ चले गए। उसने फैसला किया कि सबसे पहले उसे आसपास कोई गांव ढूंढकर वहां से कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक जोरदार जंप मारी और हवा में उड़ने लगा। उसने महसूस किया कि ये पहली बार था जब वो हवा में उड़ने वाली ये टेक्निक पूरी तरह से नंगा होकर कर रहा था। वो हवा में ही कदम रखते हुए और ज्यादा ऊपर जाने लगा और जंगल के ऊपर से उड़ते उड़ते शाम हो गई। शाम को वो एक पेड़ की डाली पर उल्टा लटक कर बैठा था। पिछले 2 घंटे से लगातार दौड़ने और उड़ने की वजह से उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आसपास कोई गांव तक नजर नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि शुरुआत के लिए उसे किसी जंगली जानवर का शिकार करके खा लेना चाहिए। प्लस वो उस जानवर की चमड़ी से अपने शरीर का निचला हिस्सा भी कवर कर सकता था, क्योंकि उसकी वो चीज हर जगह पर हिलती डुलती जा रही थी। इतना सोचकर वो पेड़ से नीचे उतरा। नीचे एक मॉन्स्टर खड़ा था जो कि दिखने में एक ऑर्क जैसा लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। चूंकि वो दूसरी दुनिया का कल्टीवेटर था, इसलिए उसने अपनी कल्टीवेशन की दुनिया में कभी भी ऑर्क जैसे मॉन्स्टर्स नहीं देखे थे। उसे लगा कि ये जरूर कोई मिथिकल क्रीचर है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं। सामने खड़ा वो जानवर उसे घूरते हुए पूछने लगा कि क्या ये उसका खाना है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। मेन कैरेक्टर ने नोटिस किया कि वो जानवर सिर्फ बेसिक भाषा बोल रहा था, जिसका मतलब था कि उसकी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं हुई होगी। फिर भी उसने सोचा कि चलो ये भी चलेगा और एक मिथिकल क्रीचर का मिलना उसके लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी बात थी। दूसरी तरफ वो ऑर्क भी कंफ्यूज था कि आखिर ये नंगा इंसान क्या है और ये इतना खुश क्यों हो रहा है। बिना कोई वक्त बर्बाद किए हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी उंगली से एक तेज बीम शूट की जो सीधा उस ऑर्क की छाती के आर पार हो गई। उसे लगा कि वो मॉन्स्टर मर गया होगा, लेकिन तभी उस ऑर्क के घाव अपने आप हील होने लगे। ये देखकर मेन कैरेक्टर हैरान तो हुआ, लेकिन साथ ही खुश भी हुआ कि इस मिथिकल क्रीचर की रीजनरेशन स्पीड और ताकत सच में कमाल की है। इसके बाद उसने अपने एक हाथ को तलवार की तरह स्विंग किया, जिससे उस राक्षस के 2 हिस्से हो गए, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से वापस जुड़ गया। मेन कैरेक्टर सोचने लगा कि ये तो अनहोली आर्ट स्कूल वालों की टॉप मार्शल आर्ट टेक्निक थी और ये मॉन्स्टर इससे भी जिंदा बच गया। मामला कुछ ज्यादा ही परेशानी वाला होता देख उसने अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से राख बना देने का सोचा, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। वो अचानक अपनी जगह से गायब हुआ और सीधा उस ऑर्क के ऊपर से हमला करके उसकी गर्दन काट दी।
लेकिन उस अजीब से ऑर्क ने कटने के बाद भी अपने दोनों हाथों से अपनी ही कटी हुई गर्दन को वापस पकड़ लिया। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसने ऐसे ही फालतू में हमला करके इसके अंदर का स्पिरिट जेम डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार होगा। आखिरकार उसने उस ऑर्क के सिर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका सिर दूर जाकर गिरा और वो ऑर्क वहीं पर तड़प कर मर गया। जमीन पर उतरने के बाद मेन कैरेक्टर ने नोटिस किया कि उस मॉन्स्टर का खून हरे कलर का था और उसने सोचा कि शायद एक मिथिकल क्रीचर होने की वजह से इसका खून ऐसा है। रात के समय वो आग जलाकर उस ऑर्क का हाथ सेंक रहा था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उस मॉन्स्टर के अंदर कोई स्पिरिट जेम नहीं निकला। उसे लगा कि शायद वो मॉन्स्टर उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए ऐसा हुआ। उसने ये भी सुन रखा था कि मिथिकल क्रीचर्स का मांस सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब उसने उसे खाना शुरू किया तो उसे उसका स्वाद कुछ खास नहीं लगा और उसमें से बहुत ज़्यादा बेकार गंध भी आ रही थी। फिर भी वो उसे पूरा खा गया। खाना खत्म करने के बाद वो शिकायत करने लगा कि ये कितनी ज़्यादा बेकार बात है कि आसपास कोई भी लोग नहीं है। उसे समझ आ गया था कि वो किसी पहाड़ के बीचों बीच फंस गया है। उसने फैसला किया कि आज रात के लिए वो यहीं आराम करेगा और कल सुबह वापस कहीं और जाएगा। उसने आसपास का नज़ारा देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हवा बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सारे तारे आराम से दिख रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए वो कह रहा था कि दोनों चांद कितने ज़्यादा ब्राइट हैं। लेकिन तभी उसे एकदम से झटका लगा। उसने वापस ऊपर देखते हुए हैरानी से कहा कि एक मिनट, यहाँ पर दो दो चांद कैसे हैं? कहानी का सीन अब एक महल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर एक राजा बैठा हुआ अपना खाना खा रहा था। उसके सामने काले कपड़ों में लॉर्ड टॉयजर नाम का एक आदमी खड़ा था। उसने बड़े ही आदर से राजा को योर मैजेस्टी कहकर बुलाया। राजा ने उससे पूछा कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। लॉर्ड टॉयजर ने राजा के सामने भीख मांगते हुए कहा कि उसे कुछ अच्छा खाना खाना चाहिए। उसने कहा कि ऐसा खाना तो सामान्य लोग भी नहीं खाते, बल्कि वो लोग भी राजा से ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। पानी पीते हुए राजा ने गंभीरता से जवाब दिया कि उनका कैरेटोस नाम का महान एम्पायर अपनी 80% जमीन खो चुका है। साम्राज्य की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उन्हें दूसरे लोगों से बदला लेने के लिए अपनी ही आम जनता से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में टैक्स वसूलना पड़ रहा है। राजा ने लॉर्ड टॉयजर से पूछा कि इन सब हालातों के बावजूद क्या उसका यहाँ बैठकर अच्छा खाना खाना सही होगा। लॉर्ड टॉयजर ने सफाई देते हुए कहा कि उसका मतलब ये नहीं था, बल्कि वो बस इतना चाहता था कि राजा अभी जो खा रहा है उससे थोड़ा तो ठीक खाना खाए। लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो इसी खाने से काफी ज्यादा संतुष्ट है और अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। बात को बदलते हुए राजा ने कहा कि उसने उसे यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि उसने सुना है कि लॉर्ड टॉयजर के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। लॉर्ड टॉयजर ने हाँ कहते हुए बताया कि कॉरिंथ देश उनके यहाँ एक एम्बेसडर को भेज रहा है। एम्बेसडर का नाम सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। लॉर्ड टॉयजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसे लगता है कि वो लोग कैरेटोस की मिलिट्री की ताकत का इस्तेमाल करके बॉर्डर के आसपास के राक्षसों को मारना चाहते हैं और इस काम में वो अपनी मिलिट्री की ताकत को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। राजा ने इस बात पर सहमति जताते हुए लॉर्ड टॉयजर से पूछा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से देखता है और क्या इससे उनका भी कोई फायदा हो सकता है। लॉर्ड टॉयजर को समझ नहीं आया कि इसमें उनका क्या फायदा होगा। राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वो लोग मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो उससे उनकी मिलिट्री की ताकत काफी ज्यादा बढ़ेगी। इससे दूसरे सभी देशों के मुकाबले उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। राजा ने एक गहरा राज बताते हुए कहा कि उन्हें मिलिट्री की वो ताकत ढूंढनी होगी जो उनके पहले के राजा यहाँ पर छुपा कर गए हैं, भले ही इसके बदले में उन्हें आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े। ये सुनकर लॉर्ड टॉयजर ने कहा कि राजा के शब्द कुछ ज्यादा ही क्रूर हैं। राजा ने ईमानदारी से माना कि वो इस पूरे मामले का बदला लेना चाहता है। उसने बताया कि जब उसे उस महान जादूगर एम्पीरो का डंजन मिला था तो वो खुद उसके अंदर गया था और वहां उसकी जितनी भी बेइज्जती हुई वो सब उसने बिना किसी कंप्लेंट के चुपचाप सुनी थी। राजा ने लॉर्ड टॉयजर को आदेश देते हुए कहा कि जब तक उन्हें कोई सही मौका नहीं मिल जाता तब तक उन्हें वही करना होगा जो उन्हें करने के लिए कहा जाएगा। राजा ने यह भी कहा कि अभी शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर वो सब कुछ समझा देगा, इसलिए अभी के लिए वो ज्यादा ना सोचे। हम वापस अपने मेन कैरेक्टर की तरफ लौटते हैं जो अभी भी उस जंगल के बीच में था। उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला घर था। घर के बाहर एक कुत्ता बंधा था जो उसे देखकर उसके पास आ गया। मेन कैरेक्टर बड़े प्यार से उस कुत्ते को खिलाने लगा। तभी घर के अंदर से एक छोटी लड़की उसे देखते हुए बाहर आई और उसने पूछा कि अंकल आखिर तुम कौन हो। मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को देखा और उसकी सफेद चमड़ी को नोटिस किया। वो लड़की उसके पास आई और मासूमियत से पूछने लगी कि क्या उसने किसी राक्षस को देखा है और उसके कपड़ों को आखिर क्या हो गया है। मेन कैरेक्टर मन ही मन परेशान होने लगा। चूंकि वो दूसरी दुनिया से आया था इसलिए उसे इस दुनिया की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये भाषा की परेशानी उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तभी घर के अंदर से उस लड़की की मम्मी बाहर आई और उसने अपनी बेटी से पूछा कि
टारिया क्या बाहर कोई है? टारिया ने जवाब दिया तो उसकी मम्मी ने उसे जल्दी से अपने पास बुलाया। मेन कैरेक्टर ने पोलाइटली एक्सक्यूज मी कहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये लोग भी उसकी बात नहीं समझने वाले। उस औरत ने थोड़े डरे हुए लहजे में पूछा कि आखिर वो क्या चाहता है, क्योंकि उनके पास कोई भी ज्यादा कीमती चीज नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसका पति और बेटा अभी थोड़े ही समय में वापस आने वाले हैं। हीरो ने आसपास के माहौल को देखकर अंदाजा लगाया कि ये लोग उसकी दुनिया के बॉर्डर एरिया के आसपास रहने वाले लोग नहीं लग रहे, और आसमान में मौजूद 2 चांद इस बात का पक्का सबूत थे कि वो पूरी तरह से किसी अलग ही जगह पर है। तभी टारिया ने अपनी मम्मी से कहा कि वो कोई बुरे अंकल नहीं लग रहे हैं। मेन कैरेक्टर ने उन्हें अपनी बात समझाने के लिए सबसे पहले उस औरत के कपड़ों की तरफ इशारा किया और फिर अपने बिना कपड़े वाले शरीर की तरफ इशारा किया। वो औरत उसका इशारा देखकर कुछ समझ नहीं पाई और हीरो सोचने लगा कि क्या वो लोग उसकी बात समझ गए हैं, लेकिन उस औरत ने कुछ और ही गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि उस गंदे आदमी ने अपना असली कलर दिखा ही दिया। उसने तुरंत टारिया को वहां से जाने और अपने पिताजी को बुलाकर लाने को कहा, लेकिन टारिया ने समझदारी दिखाते हुए अपनी मम्मी से कहा कि उसे लगता है कि वो अंकल सिर्फ कुछ कपड़ों के लिए मांग रहे हैं। ये सुनकर वो सभी लोग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। आखिरकार उन्होंने उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दिए। हमारा मेन कैरेक्टर वो अजीब से दिखने वाले कपड़े पहनता है और खुद से कहता है कि चलो इन कपड़ों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो औरत भी उसे देखकर कहती है कि ये कपड़े उस पर काफी ज्यादा जच रहे हैं। बदले में वो आदमी थैंक यू मैम कहता है, जिसे वो औरत फिर से समझ नहीं पाती। इसके बाद वो आदमी वहां से दूर जाने लगता है और वो दोनों माँ बेटी उसे जाते हुए देख रही होती हैं। अभी मेन कैरेक्टर वहां रखी एक कुल्हाड़ी को उठा लेता है। ये देखकर वो औरत फिर से डर जाती है और टारिया को जल्दी से अपने पिताजी को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस कुल्हाड़ी से वहां पड़ी लकड़ियां काटने लगता है। टारिया हैरानी से पूछती है कि अंकल वहां पर लकड़ी क्यों काट रहे हैं। तब उसकी मम्मी को समझ आता है कि शायद वो कपड़ों के बदले में उन्हें थैंक यू बोलना चाहता है। टारिया दौड़कर उस अंकल के पास जाती है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है। टारिया खुश होकर कहती है कि अंकल आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और मैंने कभी भी किसी इंसान को एक ही हाथ से इतनी आसानी से लकड़ी काटते नहीं देखा। मेन कैरेक्टर को फिर से कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो उस बच्ची की तरफ कुल्हाड़ी ले जाता है और इशारे से पूछता है कि आखिर ये क्या है। बच्ची भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं पाती। जब वो दोबारा इशारे से पूछता है तो टारिया समझ जाती है और कहती है कि ये कुल्हाड़ी है। मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे पीछे वो शब्द दोहराते हुए कुल्हाड़ी कहता है। टारिया हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ ये कुल्हाड़ी है। फिर वो आदमी नीचे पड़ी लकड़ी दिखाते हुए पूछता है कि ये क्या है। टारिया जवाब देती है कि ये आग जलाने के लिए लकड़ी है। हीरो वापस उसी चीज को रिपीट करता है। टारिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ उससे वापस पूछो, वो उसे सब कुछ सिखाएगी। मेन कैरेक्टर भी मन ही मन तय कर लेता है कि वो इन चीजों को धीरे धीरे सोचेगा और अभी के लिए उसका सबसे पहला काम इनकी भाषा सीखना है। कहानी आगे बढ़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर 2 साल बाद भी अभी तक उसी घर में रह रहा होता है। एक दिन उस घर का मालिक यानी टारिया के पिता मेन कैरेक्टर को एक नक्शा देते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये वही नक्शा है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मेन कैरेक्टर उस नक्शे को गौर से देखते हुए थैंक यू कहता है। इस पर टारिया के पिता मजाक करते हुए पूछते हैं कि क्या अभी भी ये नक्शा पढ़ना तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा। मेन कैरेक्टर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहता है कि नहीं, अब वो इसे अच्छे से पढ़ सकता है। ये सुनकर वो आदमी खुश होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब तुम यहाँ सिर्फ हाथों से इशारे करके एक दूसरे से चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। मेन कैरेक्टर पूरी विनम्रता से कहता है कि ये सिर्फ उनकी फैमिली और ख़ास करके उनकी बेटी टारिया की वजह से मुमकिन हो पाया है, जिसने उसे भाषा सिखाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। टारिया के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि टारिया को तुमसे बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बात को ख़त्म करते हुए वो कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। उन्हें सर्दियों के लिए कुछ कपड़ों की भी तैयारी करनी है। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को बाहर लकड़ियाँ काटते हुए देखते हैं। वो मनी मन सोच रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नक्शा है। इसमें सिर्फ यहाँ की ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि यहाँ के यूनिक फीचर्स और हर एक गाँव के बारे में भी जानकारी दी गई थी। उसमें खुद से कहा कि उसे ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि वो अपनी मार्शल आर्ट वाली मोरिम दुनिया में वापस जाने के लिए सिर्फ अपनी स्काई वर्ल्ड पर उड़ने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसे ही उड़ते हुए नहीं जा सकता। ये सोचते हुए वो कुल्हाड़ी से एक जोरदार वार करता है। लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर हवा में तेजी से उड़ता है, लेकिन वो तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से उसे दूसरी दिशा में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि टारिया वहीं पास में बैठी हुई थी। मेन कैरेक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए तुम कहीं और जाओ। टारिया उसकी बात को अनसुना करते हुए पूछती है कि क्या डार्क तुम एक मर्सिनरी हो। मेन कैरेक्टर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि उसने उसे पहले भी बताया था कि उसका असली नाम मुख्यांग है। टारिया नाम सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है कि ये नाम बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो बार बार मुख्यांग बोलने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर वो क्या बोल रहा है। मेन कैरेक्टर चढ़ते हुए कहता है कि उसने उसे अपने नाम का मतलब भी बताया था और वो इस तरह से उसके नाम का मजाक न उड़ाए।
टारिया जिद करते हुए कहती है कि प्लीज़ दूसरों को अपना नाम ऐसे मत बताना, अब से तुम्हारा नाम डार्क है। वो समझाती है कि डार्क नाम उस पर बहुत सूट करता है क्योंकि उसकी आंखें और उसके बाल दोनों डार्क है। मेन कैरेक्टर आखिरकार हार मान लेता है और कहता है कि ठीक है, चलो अब से तुम मुझे कुछ भी बुलाओ जो तुम चाहो। और इसी के साथ हम भी अब से मेन कैरेक्टर को डार्क ही बुलाएंगे। डार्क बात को वापस घुमाते हुए पूछता है कि आखिर तुम किस मर्सनरी की बात कर रही हो और वो क्या होता है। टारिया हैरानी से पूछती है कि क्या उसे सच में नहीं पता कि मर्सनरी वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए लड़ते हैं। डार्क समझकर कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कातिल, लेकिन नहीं, वो उन जैसा नहीं है। टारिया उत्सुकता से पूछती है कि तो फिर आखिर तुम क्या हो। डार्क उसे सच बताते हुए कहता है कि वो अनहोली आर्ट स्कूल का मास्टर है और अभी के लिए बस वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। टारिया को अनहोली आर्ट्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है कि आखिर वो क्या होता है। डार्क बात को टालते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। टारिया उसे एक आइडिया देते हुए कहती है कि तो फिर क्यों ना तुम जाकर मर्सनरी गिल्ड में एक काम ढूंढो। डार्क पूछता है कि मर्सनरी गिल्ड क्या होता है। टारिया उसे समझाती है कि वहाँ पर सभी मर्सनरीज इकट्ठा होते हैं, वो वहाँ पर जानकारी बेचते हैं और कुछ दलालों से काम ढूंढते हैं। वो बताती है कि हर एक बड़े गांव में एक मर्सनरी गिल्ड होती है। डार्क सोच में पड़ जाता है कि ये तो किसी बॉडीगार्ड के काम जैसा है और साथ ही जानकारी ढूंढने का भी जरिया है। उसे अपनी मुरिम दुनिया में वापस जाने के लिए जानकारी की ही ज़रूरत थी। डार्क हैरानी से पूछता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता है। टारिया बताती है कि उसका बड़ा भाई भी ऐसे ही मर्सनरी बनने के लिए घर से भाग गया था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे पकड़ा और वापस घसीटते हुए घर ले आए। डार्क मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वो सोच सकता है कि आखिर वो मंजर कैसा रहा होगा। सीन वापस उसी राजमहल की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर राजा खड़ा होता है। तभी वहां एक आदमी आता है। राजा उसका स्वागत करते हुए कहता है, वेलकम कैप्टन रॉनघाट। कैप्टन रॉनघाट राजा से गुजारिश करते हुए कहता है कि प्लीज योर मेजेस्टी, अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। राजा गुस्से में कहता है कि आखिर वो चिंता कैसे ना करें, उन्हें अपने पैलेस से 200 से भी ज्यादा नौकरानियों को उस कॉरिट साम्राज्य की डिमांड पर वहां भेजना पड़ रहा है और वो भी उनके खुद के लोग हैं। कैप्टन रॉनघाट राजा को शांत करते हुए कहता है कि वो लोग बस अपनी मिलिट्री को बढ़ाने और उस कॉरिट साम्राज्य के बराबर करने की पूरी कोशिश ही कर सकते हैं। वो समझाता है कि अगर राजा इन छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करेंगे तो उनका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। राजा को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि ये छोटी चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर वो पूछता है कि क्या वो नौकरानियाँ तैयार है। कैप्टन रॉनघाट कहता है कि हाँ योर मैजेस्टी, तैयार है और वो उन्हें 1 हफ्ते के बाद यहाँ से कॉरिट तक भेज देंगे। राजा उसे सख्त हिदायत देते हुए कहता है कि उन्हें अच्छे से गार्ड करना और उन कॉरिट के लोगों को उनके साथ किसी भी तरह की ट्रिक्स मत खेलने देना। राजा याद दिलाता है कि वो 10 साल पहले अपने साथ हुए धोखे को नहीं भूल सकते, जब उन लोगों ने नौकरानियों को किडनैप कर लिया था और बाद में और नौकरानियों की मांग की थी। कैप्टन रॉनघाट आश्वस्त करते हुए कहता है कि वो अपने साथ में 100 से भी ज़्यादा लोगों को लेकर जाएगा और उन्हें सुरक्षित वहाँ पर लेकर जाएगा, इसलिए वो इसके बारे में चिंता ना करें। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। राजा चौंक कर पूछता है कि क्या ये लॉर्ड टॉयजर के? कैप्टन रॉनघाट कहता है कि हाँ, और सोचता है कि क्या वो इस बार सक्सेसफुल हुए होंगे। तभी काले कपड़े पहने लॉर्ड टॉयजर वहाँ आता है। वो निराश होकर बताता है कि नहीं, वो इस बार भी फेल हो गया। राजा थोड़ा झल्लाते हुए कहता है कि ये ऑलरेडी 5वीं बार है और क्या वो एनफेरोस के जर्नल से उसकी कुछ मदद नहीं हुई। लॉर्ड टॉयजर समझाता है कि उस जर्नल में पुराने किसी भी समय का रिकॉर्ड नहीं है, उसमें बस अभी अभी की गई नई नई रिसर्च है और उन्हें बस थियरी के बारे में ही सब कुछ पता चल रहा है, ना कि एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन वो आगे कहता है कि कुछ भी हो, जर्नल में ऑलरेडी ये लिखा है कि उसमें 90% थियरी कंप्लीट है और उस महान जादूगर ने इस तरह से कुछ भी फालतू चीज़ नहीं कही होगी, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है बचा कुचा 10% भी पूरा करने की, लेकिन इसे कंप्लीट करने में उसे थोड़ा और समय लगेगा। राजा शांत होकर कहता है कि ठीक है, वो इंतज़ार करेगा और अगर इससे उसके लोग भविष्य में अच्छे से जी सकते हैं तो हाँ, वो इंतज़ार करने को तैयार है। हम वापस डार्क के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके जाने का समय हो गया था। टारिया का पिता भावुक होकर कहता है कि वो लोग पिछले 2 सालों में एक दूसरे के बहुत ही करीबी बन गए हैं और उसे ऐसे जाते हुए देखना उन्हें बुरा लग रहा है। डार्क भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि पिछले 2 सालों तक उनके घर पर बोझ बनकर रहने के लिए वो माफ़ी चाहेगा। टारिया का पिता मना करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम उनके लिए बोझ नहीं थे और चूंकि तुम उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तुम आधे समय तो घर से बाहर ही रहते थे। डार्क उन्हें समझाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उसे अपने साथ हर बार गांव में जाने दिया और इसीलिए वो इस दुनिया का कल्चर वगैरह सब कुछ अच्छे से सीख पाया, जो कि आगे चलकर उसके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तभी वहाँ खड़ा टारिया का भाई कहता है कि पिताजी, क्या मैं भी इसके साथ में जा सकता हूँ? ये सुनते ही टारिया के पिता उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं कि बेटे, लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें सिखाया वो तुम अभी तक समझे नहीं हो। वो सहमते हुए कहता है कि वो तो बस उन्हें बता रहा था कि उन जैसे किसानों को मर्सिनरी ही बनना चाहिए।
डार्क जब वहां से जाने लगता है तभी टारिया दौड़कर आती है। वो उसे कसकर पकड़ते हुए कहती है कि तुम बहुत पछताओगे। वो उसे समझाती है कि अगर तुम कुछ और साल रुक जाते तो तुम्हारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बीवी होती। डार्क ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन उनके बीच की उम्र का गैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और वो नहीं चाहता कि उसके पिताजी उसे पीट कर मार डाले। डार्क आगे कहता है कि भले कुछ भी हो जाए, वो लोग एक दूसरे को भविष्य में वापस ज़रूर मिलेंगे और वो उसे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वही तो है जिसने उसका ये नया नाम रखा है। जब डार्क वहां से जा रहा होता है तो वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि डार्क, मुझे भी अपने साथ में लेके चलो। डार्क मजाक में कहता है कि नहीं, तुम अपने पिताजी से मार खाने के बाद ही उनसे बात कर लेना। इसी के साथ डार्क वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि डार्क आगे जा रहा होता है और पीछे से वो पूरा परिवार उसे अलविदा कह रहा होता है और डार्क अपनी मुरिम दुनिया के हिसाब से अलविदा कहता है। अगले सीन में हम एक घने जंगल का नजारा देखते हैं जहां डार्क बैठा हुआ अपना खाना पका रहा था। तभी अचानक अंधेरे में उसे कुछ जानवरों की चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वो अपना खाना खा ही रहा होता है कि उसे पीछे से गुर्राने की एक खौफनाक आवाज आती है। डार्क पीछे मुड़कर देखता है और हैरानी से सोचता है कि आखिर ये सब चीजें क्या हैं यार। तभी वहां मौजूद एक वेयरवुल्फ उसे देखते ही सीधा उसकी तरफ छलांग लगा देता है और उस पर जानलेवा हमला करता है। डार्क तुरंत नोटिस करता है कि वो जानवर बहुत ज्यादा तेज है और वो पलक झपकते ही पीछे हट जाता है। वेयरवुल्फ के इस अचानक हमले की वजह से डार्क के हाथ में मौजूद खाने की चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो वेयरवुल्फ दोबारा डार्क को काटने के लिए भागता है, लेकिन डार्क बड़ी आसानी से उसे डॉज करते हुए कहता है कि इसकी ताकत सच में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। और अब वो समझ गया कि आखिर इस दुनिया के लोग रात को पहाड़ों पर आना अवॉइड क्यों करते हैं। डार्क अपने हाथ से एक तेज स्लैश मारता है जिससे उस वेयरवुल्फ के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो वापस जुड़कर पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। डार्क सोच में पड़ जाता है कि क्या इस दुनिया में सभी राक्षसों का रीजनरेशन इतना ज्यादा तेज होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तो आखिर ये कैसा रहेगा। इतना कहकर वो अपने हाथ से एक पंजे का आकार बनाता है और उस वेयरवुल्फ पर एक जोरदार वार करता है। उस पंजे का भयानक वार लगते ही वो वेयरवुल्फ बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके पीछे की जितनी भी जगह थी वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वहां मौजूद बाकी सारे भेड़िए ये खौफनाक नजारा बस देखते ही रह जाते हैं। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी वो वेयरवुल्फ गुर्रा रहा था। डार्क मन ही मन सोचता है कि इतनी मार खाने के बाद भी इसके अंदर अभी भी इतनी जोर से चिल्लाने की ताकत है। वो मजाक में सोचता है कि उनकी दुनिया के स्कूल ऑफ ब्लड आर्ट्स वाले इसे पाकर सच में बहुत ज्यादा खुश होते और वो इससे एक बहुत ज्यादा अच्छी कठपुतली बनाते। तभी डर के मारे वो वेयरवुल्फ और बाकी सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। डार्क उन्हें जाते हुए देखकर चिल्लाता है कि ओए, अगर तुम इसी तरह से भागने वाले थे तो तुमने हमला ही क्यों किया। तुम्हारी वजह से उसने अपना खाना भी गिरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन भागते हुए भेड़ियों में से एक को मारकर हंसते हुए मजे से पका रहा होता है। इसके बाद हम वापस राजा के महल का सीन देखते हैं जहां पर लॉर्ड टोइजर हाजिर होता है और योर मैजेस्टी कहकर राजा का ध्यान खींचता है। राजा उससे पूछता है कि आखिर इस समय वो यहाँ पर क्यों आया है। लॉर्ड टोइजर बेहद गंभीर आवाज में कहता है कि उसे अभी अभी एक बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन का नाम सुनकर राजा पूछता है कि आखिर कैसी इन्फॉर्मेशन। टोइजर बताता है कि उन्हें एक ड्रैगन का दिल हासिल करने का मौका मिल चुका है। ड्रैगन का दिल सुनकर राजा हैरान रह जाता है और उसे पूरी डिटेल में बताने को कहता है। टोइजर समझाता है कि एक ड्रैगन का दिल जिसे कोरिंथ के अंदर ड्रोवा के ग्रेट टेम्पल में रखा जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रोवा का एम्पायर कुछ समय के लिए उनसे वो दिल वापस लेने वाला है और उन्हें किसी भी कीमत पर उस दिल को चुराना ही होगा। राजा सोच विचार करते हुए कहता है कि एक ड्रैगन का दिल सच में एकदम प्योर मैना के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वो टोइजर से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि इस बार उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा कमजोर होगी कि वो लोग उसे तोड़ सकेंगे। टोइजर पूरे यकीन के साथ हाँ कहता है और बताता है कि इस बार उनकी सिक्योरिटी सच में कमजोर होगी, क्योंकि कोरिंथ का एम्पायर ये यकीन करता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उनके आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ डाल सके। राजा हैरानी से पूछता है कि आखिर इस बार उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा कमजोर है जो वो इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। टोइजर अपनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार बताता है कि उनके पास बस 50 नाइट्स हैं जो सिर्फ एक ही आइटम को गार्ड कर रहे हैं। उनके साथ सिर्फ एक ग्रेजुएट है और उस ग्रेजुएट के पास कोई टाइटन भी नहीं है। राजा अचंभे में दोहराता है कि ग्रेजुएट, वो भी बिना टाइटन के। एक ग्रेजुएट और टाइटन क्या होते हैं ये आगे चलकर पता चलेगा। राजा थोड़ा शक करते हुए पूछता है कि कहीं उन्होंने जानबूझकर तो ये जानकारी बाहर लीक नहीं की है। टोइजर बिना किसी शक के जवाब देता है कि ये जानकारी बिल्कुल असली है। राजा आखिरकार संतुष्ट हो जाता है और टोइजर को उस मिशन की परमिशन दे देता है। आगे हम वापस अपने मेन कैरेक्टर डार्क को देखते हैं। वो वहां से कहीं जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि इस जगह के अंदर उनकी मुरिम की दुनिया के मुकाबले सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन है। उसने बहुत ज्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस की थी जब तक कि वो उनसे कंटाला नहीं आ गया था, लेकिन उसे कभी भी किसी जंगल की इतनी ज्यादा ताकतवर महसूस नहीं हुई थी।
उसने बस थोड़ी सी की इस्तेमाल की और वो तुरंत रिचार्ज भी हो गई। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया के अंदर किसी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। वो उत्सुकता से सोचता है कि आखिर वो जानना चाहेगा कि किस तरह के मार्शल आर्ट्स के मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे। तभी अचानक उसे रुक जाओ की आवाज़ आती है। वो सामने देखता है तो रास्ते में एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की रौब दिखाते हुए पूछती है कि ओए, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? डार्क शांति से जवाब देता है कि वो वुलू कैनियन में जा रहा है। वो लड़की शर्त रखते हुए कहती है कि यहाँ से जाने के लिए उसे टोल के रूप में 10 सिल्वर देने होंगे। डार्क को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके पास जो कपड़े हैं वो भी सिर्फ 7 सिल्वर के ही हैं। वो लड़की अकड़ते हुए कहती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ से तैर कर जा सकता है। डार्क व्यंग कसते हुए कहता है कि हाँ, क्या मजाक है। वो उस लड़की के पास जाता है और तैर कर जाने की बात दोहराता है। तभी वो अचानक से एक तलवार निकालती है और डार्क पर जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन डार्क बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। दर्द के मारे वो लड़की चिल्लाती है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। डार्क तुरंत उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर सख्ती से पूछता है कि आखिर उसके पास कितना पैसा है। वो घबराते हुए कहती है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरों को लूट रही है। डार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये मैं नहीं मानता। वो लड़की डर के मारे छटपटाते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम क्या करने वाले हो? डार्क अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तो वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डार्क उसे डांटते हुए कहता है कि चलो अब शोर मचाना बंद भी करो और चुप हो जाओ।